सदियों से एक बहुत ही गहरा रहस्य हम सबके ज़हन में गूंजता रहा है, महाभारत। क्या ये महज एक शानदार पौराणिक कथा है या फिर कोई बहुत बड़ी ज़मीनी ऐतिहासिक घटना? ये एक ऐसा सवाल है जिसने बड़े बड़े विद्वानों और शोधकर्ताओं को भी हमेशा उलझाकर रख दिया है। आज के इस गहरे विश्लेषण में तथ्यों, सबूतों और वैज्ञानिक नजरिए के जरिए इस महाकाव्य के पीछे छिपे असली इतिहास को डिकोड किया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1,00,000। ये कोई मामूली संख्या बिल्कुल नहीं है। महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचे गए इस विशाल महाकाव्य में लगभग 1,00,000 श्लोक हैं। जरा इसके स्केल के बारे में सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने विशाल, इतने बारीक और विस्तृत ग्रंथ को सिर्फ एक काल्पनिक कहानी कहकर खारिज कर देना, क्या इसके ऐतिहासिक महत्व के साथ नाइंसाफी नहीं होगी? आज की ये चर्चा एकदम सबूतों के एक डॉकेट की तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले इस सबसे बड़े महाकाव्य को समझेंगे, फिर जमीन में दबे पुरातात्विक प्रमाण, आसमान में छिपे खगोल और वंशावली के सुराग, इतिहासकारों की असली दुविधा, असली इतिहास पर अकादमिक सहमति और आखिर में इसके सबसे बड़े सच की तह तक जाएंगे। तो आइए पहले भाग से शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा महाकाव्य और इसकी पृष्ठभूमि। किसी भी सबूत की गहराई में गोता लगाने से पहले कहानी के मूल आधार को समझना बहुत जरूरी है। कुरुक्षेत्र का युद्ध ये सिर्फ कोई आम पारिवारिक जमीन का विवाद तो बिल्कुल नहीं था। ये एक ऐसा भयंकर, महाविनाशकारी सत्ता संघर्ष था जिसने उस दौर के पूरे समाज को 2 हिस्सों में चीर कर रख दिया। इस महाकाव्य के भयानक पैमाने को समझना आवश्यक है, क्योंकि तभी हम आगे आने वाले वैज्ञानिक सबूतों की गहराई को सही से नाप पाएंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, पुरातात्विक प्रमाण यानी मिट्टी में दबे सुराग। हवाई बातों को किनारे रखते हैं और सीधे उन ठोस जमीनी सबूतों पर बात करते हैं जो खुदाई में सामने आए हैं। जब हस्तिनापुर में जमीन खोदी गई तो वहां से पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति के पुराने मिट्टी के बर्तन और अवशेष मिले। इनका समय 1200 से 800 ईसा पूर्व के आसपास का बताया जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि कई विद्वान इस टाइमलाइन को सीधा महाभारत काल से जोड़ते हैं। लेकिन रुकिए, असली हैरानी तो गुजरात में द्वारिका के तट पर होती है। समुद्र की गहरी अंधेरी गहराइयों में एक पूरी की पूरी प्राचीन नगरी की संरचनाएं और खंडर मिले हैं। सच में ये रोंगटे खड़े कर देने वाली खोज है। कई लोग पूरे विश्वास के साथ मानते हैं कि यही भगवान कृष्ण की वो असली द्वारिका नगरी है जिसे समुद्र ने निगल लिया था। हालांकि वैज्ञानिक आज भी इन खंडरों की एकदम सटीक उम्र पर एक स्वस्थ बहस कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है, ये सुराग चीख चीख कर कहते हैं कि इस कहानी का आधार 100% काल्पनिक तो बिल्कुल नहीं है। चलिए अब जमीन से उठकर आसमान की तरफ देखते हैं। तीसरा भाग है खगोल और वंशावली, यानी ग्रंथ और आसमानी नक्शे। प्राचीन भारत में घटनाओं को रिकॉर्ड करने का तरीका सच में कमाल का था। ग्रंथों में ग्रहों और नक्षत्रों की एकदम सटीक पोजीशन लिखी हुई है, बिल्कुल एक टाइम स्टैम्प की तरह। लेकिन जब आज के आधुनिक खगोलीय सॉफ्टवेयर में इन आसमानी नक्शों को डाला गया तो नतीजे काफी उलझा देने वाले निकले। एक रिसर्च कहती है कि युद्ध 5561 ईसा पूर्व में हुआ, दूसरी कहती है 3139 ईसा पूर्व और तीसरी 3067 ईसा पूर्व का दावा करती है। यहाँ विज्ञान अपना काम तो कर रहा है, लेकिन ये अलग अलग तारीखें साफ दिखाती हैं कि किसी एक फाइनल तारीख पर अकेडमिक सहमति बनना अभी बाकी है। और बात सिर्फ सितारों की नहीं है। हमारे प्राचीन पुराणों में राजाओं की पीढ़ियों का यानी वंशावली का बहुत ही शानदार और व्यवस्थित रिकॉर्ड दर्ज है। जब इन पुराने रिकॉर्ड्स को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि ये लाइनें सीधे तौर पर महाभारत के जाने माने किरदारों से जाकर जुड़ती हैं। इसे एक बहुत ही मजबूत परिस्थितिजन्य साक्ष्य माना जा सकता है। ये चीज सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये पात्र किसी न किसी रूप में हमारे असल इतिहास का हिस्सा तो जरूर रहे होंगे। तो फिर दिक्कत कहाँ है? यही हमारा चौथा भाग है, इतिहासकारों की दुविधा, आस्था और तथ्य के बीच का टकराव। जब इतने सारे सबूत मौजूद हैं तो इसे इतिहास की किताबों में एक पक्की सत्यापित घटना क्यों नहीं मान लिया जाता? देखिए, तराजू के एक पलड़े में ठोस ऐतिहासिक सुराग हैं, जैसे समुद्र में डूबे शहर और प्राचीन बर्तन। लेकिन दूसरे पलड़े में महाभारत की वो चमत्कारिक घटनाएं हैं
जिन्हें आज के विज्ञान के पैमाने पर मापना असंभव है। जैसे पलक झपकते ही सर्वनाश करने वाले दिव्य अस्त्र, युद्ध के मैदान में देवताओं का साक्षात आना, या भगवान का वो विराट रूप। अब इतिहास तो सिर्फ भौतिक सबूतों की भाषा समझता है, और ठीक यही वो वजह है जिसके चलते अकादमिक जगत इस पूरे का पूरे ग्रंथ को 100% शाब्दिक इतिहास मानने से थोड़ा पीछे हट जाता है। तो ऐसे में सच क्या है? 5वां भाग, असली इतिहास और अकादमिक सहमति। दुनिया भर के तमाम इतिहासकार और रिसर्चर आखिर किस नतीजे पर पहुंचे हैं, आइए समझते हैं। विद्वानों का निष्कर्ष किसी एक दिन की घटना नहीं, बल्कि एक क्रमिक विकास को दर्शाता है। पहला कदम, ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में वास्तव में एक कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था, जो एक स्थानीय लेकिन बहुत ही भयंकर असली ऐतिहासिक संघर्ष था। दूसरा कदम, जैसे जैसे ये कहानी पीढ़ियों तक मौखिक रूप से आगे बढ़ी, इसमें सदियों तक आध्यात्मिक और दार्शनिक परतें जुड़ती चली गईं। और फिर आता है तीसरा कदम। सैकड़ों सालों के इस लगातार विस्तार के बाद वो एक छोटा सा ऐतिहासिक संघर्ष आज के इस विशाल भव्य महाकाव्य में तब्दील हो गया। मतलब इसके केंद्र में एक असली इतिहास की चिंगारी जरूर है, जिसे समय और आस्था ने एक भव्य रूप दे दिया। अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम और अंतिम पड़ाव पर हैं। छठा भाग, सबसे बड़ा सच, इतिहास के पन्नों से कहीं आगे। अगर महाभारत को सिर्फ इतिहास के चश्मे से देखा गया तो शायद इसका असली मकसद हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे। सच तो ये है कि महाभारत का मकसद सिर्फ राजा महाराजाओं की हिस्ट्री बताना कभी था ही नहीं। ये ग्रंथ असल में धर्म और कर्म का एक मास्टर क्लास है। ये हमें सिखाता है कि राजनीति की चालों, इंसान के लालच और उसके अहंकार के चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलना है। और इसी महायुद्ध के ठीक बीचों बीच जन्म होता है श्रीमद् भगवत गीता का। ये सिर्फ एक पुराना पाठ नहीं है, ये जीवन जीने की एक टाइमलेस गाइड है। एक ऐसा दर्शन जो आज के इस मॉडर्न जमाने में भी बिल्कुल उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। तो इस पूरे सफर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या कुरुक्षेत्र के युद्ध की एकदम सटीक ऐतिहासिक तारीख या साल जानना सच में इतना ज्यादा मायने रखता है, जब जीवन, कर्तव्य और कर्म पर दिए गए इसके सबक हमेशा हमेशा के लिए अमर हैं? क्या कुछ भौतिक तथ्य इस ग्रंथ के पीछे छिपे विशाल दर्शन से ज्यादा बड़े हो सकते हैं? यह एक ऐसा विचार है जो इतिहास और आस्था दोनों को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देता है। इस गहरे विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह सीखते रहिए और जानकारी की गहराई में उतरते रहिए।